हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान एंड विंग्स आईएएस। दोस्तों, आप जानते हैं कि केएएस का एग्जाम का रिजल्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया कल परसों में, और 185 लोगों को रिकमेंड किया गया। और उन्हीं में से आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर प्रद्युमन अत्री, हु हैज स्कोर्ड 11th रैंक। अपने पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने एक जबरदस्त रैंक हासिल किया है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनसे आज हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, इनके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के बारे में, और मोटिवेट कैसे रहते हैं ये, और इनसे हम कैसे मोटिवेट हो सकते हैं और क्या लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वार्म विशेस। प्रद्युमन, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ। सर, मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहीं पे मेरा बर्थ हुआ और यहीं पे अपब्रिंगिंग हुई, और यहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। 12th क्लास तक मैं यहीं से पढ़ा, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए PMSSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर मुझे दिल्ली में जाके पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BA ऑनर ज्योग्राफी में कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कंप्लीट की। बहुत बढ़िया। एंड ये मेरी जर्नी थी। मतलब स्टार्ट आपका स्कूलिंग 12th तक तो पुंछ में ही रहा, एंड देन यू गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम PMSSS scheme and you went for graduation in Bhimrao Ambedkar College, and then you went to Delhi School of Economics for post graduation. यस सर, राइट सर। तो आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड तो बहुत ही डाइवर्स है। आई एम श्योर आपको एक बहुत बड़ा जबरदस्त एक्सपोजर मिला होगा वहां पे। सबसे पहले तो इसी से बात करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से होना, और इतने जबरदस्त कॉलेज से आपने PG किया हुआ है, तो उसका कितना रोल रहा आपके एक्सपोजर में, आपकी प्रिपरेशन में, आपके और सिलेक्शन में। डेफिनेटली सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के मुझे एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला, और उसी की वजह से आज मैं ये एग्जाम जो है क्रैक कर पाया, क्योंकि वहाँ पे जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जिस तरह का एक्सपोजर है वो अनलिमिटेड है, और उसको हम कहीं पे भी मैच नहीं कर सकते। जिस तरह की वहाँ पे डाइवर्सिटी है, या जिस तरह की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अनमैचेबल हैं। पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कहीं पे भी मिल सकती हैं, और हर जगह से, पूरे थ्रू आउट इंडिया से लोग आके पढ़ते हैं, तो उनसे भी अलग अलग जगह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग कल्चर को जानना। ये मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक चीज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। और उसके अलावा एक्सपोजर की आप बात कर रहे थे सर, तो उसके लिए मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही वाइड एक्सपोजर प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को। जैसे हर तरह के नेशनल सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज की जाती है वहाँ पे। और उसके अलावा भी बहुत सी सोसाइटीज है, बहुत सी कल्चरल सोसाइटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, और इंटरनेशनल लेवल के भी बहुत से कॉम्पिटिशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस रेगुलर बेसिस पे होती हैं, जिसकी वजह से काफी बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को। तो मुझे भी वहां से बेनिफिट मिला, और मैं अपने आप को एक बहुत एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी को मैं गेन कर पाया, और आज उसकी वजह से ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। बहुत खूब। यानी जो एक्सपोजर, जो एजुकेशन, जो माहौल, जो कल्चर सेंसिटिविटी आपको वहां पर जाकर आई, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी सिलेक्शन में। वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में भी दिखता है, झलकता है, और तकरीबन हर बोर्ड मेंबर ने भी आपको ये कहा था कि द वे यू प्रेजेंट फैक्ट्स आर वेरी ल्यूसिड, एंड काफी हद तक आपने उस चीज को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया उस माहौल में, उस इकोसिस्टम में। क्या ये बोलना सही होगा? यस सर, बिल्कुल ये बोलना बिल्कुल सही ही होगा, क्योंकि वहां से पढ़ के ही जो मैंने सीखा वो मैंने आगे अप्लाई किया, और उसी की वजह से जो हो पाया ये पॉसिबल। अच्छा प्रद्युमन, जहां तक बात की जाए इस जर्नी की, और आपने पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई किया, मुझे लगता है हर एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करूं और जल्दी ही इस साइकिल से मैं बाहर निकल जाऊं, क्योंकि यूपीएससी की टर्मिनोलॉजी में और केएस की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं विशियस साइकिल। आप प्रीलिम्स में एंटर करते हो, फिर मेंस देते हो, कभी मेंस नहीं होता तो फिर प्रीलिम्स, कभी इंटरव्यू तक पहुंचते तो फिर प्रीलिम्स,
कभी प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता तो फिर अगले साल फिर प्रीलिम्स। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही इंसान 1 साल की पढ़ाई तो देता है इसको, तो इंसान चाहता है कि मैं जल्द से जल्द इस विशेष साइकिल से बाहर निकल जाऊं। तो अगर मैं बात करूं पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने की, और एक न्यू बिगिनर इंसान के लिए जो अभी आने वाले केएएस के लिए प्रिपेयर करेगा, सुनने में आ रहा है कि 220 पोस्टें आने वाली हैं जल्दी ही, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जिससे उसके पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं? सर, इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जाम की नीड को समझें कि एग्जाम क्या चीज डिमांड करता है एस्पिरेंट से। क्योंकि आपने जैसे बताया कि ये एक तरह का मल्टी स्टेजेस हैं इस एग्जाम की, और हर स्टेज पे जो एग्जाम की नीड है वो डिफरेंट है, और तीनों स्टेजेस को देखें अगर हम, तो उनकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों को ध्यान में रखें किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी डेवलप की जाए, ये स्टूडेंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा सर मैं ये चीज बोलूंगा कि जो अगर अपने एम फिक्स किया है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए हम अपनी ग्रेजुएशन से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें साथ साथ ग्रेजुएशन के, तो वो हेल्प करता है काफी। और उसके अलावा हम ये भी ध्यान में रखें कि सिलेबस जो है एग्जाम का, उसको हम अच्छे से ध्यान में रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को मतलब आगे बढ़ाएं, तो वो हेल्प करता है। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखें, एनालाइज करें, ट्रेंड किस तरह का आ रहा है क्वेश्चंस में, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिलीनिएट करके उन पर ज्यादा फोकस किया जाए जिससे हम बेटर स्कोर कर पाए। और उसके अलावा आंसर राइटिंग और इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए, तो आई फील दैट इट हेल्प्स अ लॉट। इसका मतलब है कि जो मैं समराइज करूं उसको, तो पहली बात तो कि एग्जाम की डिमांड को समझो, किस किस्म के स्किल सेट चाहती है ये एग्जाम हमसे। सेकंड चीज, सिलेबस को एकदम समझ लो कि क्या सिलेबस एग्जैक्टली है। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहो ताकि आपको अंदाजा लग सके जो आप पढ़ रहे हैं उस पर सवाल पूछे कैसे जा सकते हैं। और अबव ऑल, जहां तक बात की जाए, आपके एग्जाम की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मैं जो जानता हूं कि एक सवाल में और एक जवाब में इसके साथ जस्टिस नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा प्रद्युमन कि आप एक अपना सोशल मीडिया अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम जरूर क्रिएट करें, जहां पर आप इन क्वेश्चंस को और भी ज्यादा डिटेल में एड्रेस कर पाएं, और कोई वीडियो के थ्रू, कोई स्टडी मटेरियल के थ्रू जरूर बता पाएं, रेगुलर मेंटरशिप प्रोवाइड कर पाएं। और हम जरूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपके उसको प्रमोट करेंगे ताकि लोगों तक आपकी आवाज पहुंच पाए। डेफिनेटली सर, आपका ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इस सजेशन को मैं जरूर आगे इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि अब जो हमारे JNK के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं अगर किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊं, तो मैं अपने आप को इसके लिए खुशकिस्मत समझूंगा। और आई विल डेफिनेटली सर इसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जरूर। आई विल डेफिनेटली, दैट विल बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप जो जिस किस्म का एक्सपोजर लेके आए हैं दिल्ली से, वो एक्सपोजर मुझे लगता है बहुत ही फायदेमंद रहेगा हर इंसान के लिए यहाँ पे, जो लोग अदरवाइज नहीं जा पाते। आई एम श्योर कि अपनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में तो आप अप्रोचेबल रहेंगे ही हर किसी को जो भी आपके पास पहुंचेगा, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑल ओवर स्टेट वो एक्सपोजर आपका मिलना चाहिए। तो वो एक सोशल मीडिया ही एक तरीका है जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं। एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो PM स्कॉलरशिप था और आपका दिल्ली जाना था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब हाउ कैन इट बी मेड एक्सेसिबल टू अदर्स ऑल्सो, और आपका क्या मतलब इस पे व्यू पॉइंट है? डेफिनेटली सर, क्योंकि हमारा जो एरिया है पूरा जम्मू कश्मीर एक बैकवर्ड स्टेट की तरह देखा जाता है, एक बैकवर्ड एरिया है। और उसमें जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बॉर्डर एरियाज को देखें, जो हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, आज भी हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल तक नहीं है। और एजुकेशनल फैसिलिटीज तो बहुत मतलब बेसिक लेवल की हैं, और कुछ जगह पे तो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, और मटेरियल तो कभी मिलता ही नहीं है। तो हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा सफर करना पड़ता है। और इसी चीज को मतलब इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी, PMSSS, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ JNK। तो इस स्कीम का मुझे भी काफी बेनिफिट मिला।
तो क्योंकि हमारे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने स्ट्रांग नहीं थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं आगे जाके पढ़ पाऊँ। मैंने यहीं पे पुंछ GDC कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे इसके थ्रू PM-SSS के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। इसी की वजह से मुझे वहां पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिली और इतना अच्छा एक्सपोजर मिला। जो मैंने वहां पे गेन किया वो मैं यहाँ पे कभी भी गेन नहीं कर पाता। तो मैं गवर्नमेंट से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो उनको और डेवलप किया जाए और उनको और डाइवर्सिफाई किया जाए और कोशिश ये की जाए कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट ले सकें। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा और खासकर जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनके लिए अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिवली स्कीम डेवलप की जाए स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप या कुछ भी ऐसा, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और सर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको कर पाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ध्यान में रख के उधर के स्टूडेंट्स को अगर फोकस करके ये किया जाए, स्कॉलरशिप स्कीम्स और ऐसे अदर एवेन्यूज प्रोवाइड किए जाएं कि यहाँ से स्टूडेंट्स बाहर जाएं, इंडिया में किसी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ें या आउट ऑफ इंडिया भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलेगा। तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। तो वो जरूर एक्सेल करेंगे और अपनी स्टेट का और पूरे नेशन का नाम रोशन करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इसको और डाइवर्सिफाई किया जाए और ऐसी स्कीम्स और ज्यादा इम्प्लीमेंट की जाए। बहुत ही पायस सजेशन है आपकी और बहुत ही अच्छी सजेशन है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जितना भी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ LG साहब को भी टैग करेंगे हम। और आप एक लिविंग एग्जांपल है कि वो स्कॉलरशिप ने कैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशनल अपवर्डनेस और वो सब चीज़ों को इंक्रीज किया। तो हम जरूर चाहेंगे कि आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़, इनफैक्ट शायद क्योंकि आपको शायद मिलने के लिए भी बुलाया जाए, आप टॉपर्स में से हैं, तो आप वहां पर भी बात जरूर करिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ वहां तक पहुंच पाए। यस सर, अगर मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं इस चीज को जरूर गवर्नमेंट के सामने लाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्विटर पे भी एक्टिव रहें, लोगों को भी क्वेश्चन आंसर होंगे आपसे वहां पर भी। वो आपका जो भी ट्विटर का, आप ट्विटर पे हैं ऑलरेडी? नहीं सर, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया से काफी कट रहता था। मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट था लेकिन मैंने कभी उसको एक्टिवली चलाया नहीं, उसको ऑपरेट नहीं किया एक्टिवली। तो मैं इन चीजों से काफी कट रहता था क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है कि हमें अपना टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ता है स्टडीज के लिए, तो सोशल मीडिया के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाता था। इसका मतलब यहाँ हमें एक वो लेसन मिलता है कि जब तक आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक इतना कोशिश की जाए कि जितना दूर हो सके उतना दूर रहें सोशल मीडिया से। यस सर, डेफिनेटली। सर कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे सोशल मीडिया हमारी हेल्प करती है, जैसे YouTube है तो YouTube पे काफी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस हमें मिल जाती हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं। तो मैंने भी वहां से काफी अच्छी चीजें सीखी। काफी से चैनल्स ऐसे हैं जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो इस एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो हमें मैं ये चीज बोलूंगा कि सोशल मीडिया को पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैं भी पूरी तरह से अवॉइड नहीं करता था उसको, लेकिन किस तरह से उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपने लिए बेनिफिशियल बनाया जा सकता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जी अच्छा प्रद्युमन, आगे बात करते हैं हम उन लोगों की जिन लोगों का मेंस आने वाला है 2022 नोटिफिकेशन वाला। कई सारे ऐसे लोग भी थे जो इंटरव्यू प्रिपरेशन में इतने बिजी रहे, उसके बाद वो आगे मेंस की तैयारी नहीं कर पाए। और उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी जो फाइनल लिस्ट में नहीं हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो फाइनल लिस्ट में आ गए तो अब वो अपीयर नहीं होंगे, बट कई सारे ऐसे लोग भी जो फाइनल लिस्ट में नहीं है। अब उनके लिए एक ही महीना बच गया है, तो व्हाट इज योर टेक, हाउ शुड दे यूटिलाइज दिस लास्ट 1 मंथ टू एंश्योर कि उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए? यस, इसके लिए मैं बोलूंगा कि हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टाइम कम है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए क्योंकि टाइम एक कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। तो उसको अपने मद्देनजर रखते हुए तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है उसको डेवलप करना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क से मेरा ये मतलब है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उसके नीड को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें अपना फोकस ज्यादा
देने की जरूरत है और कौन से ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज को डिलीनिएट करके उन पे हम अपना ज्यादा फोकस करके कहाँ से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, तो उस पे अगर हम ज्यादा काम करें तो मुझे लगता है कि अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा आंसर राइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, तो अगर ज्यादा आंसर राइटिंग की तैयारी करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को कि अच्छे से वहां पे आंसर जो है वो अपना प्रेजेंट कर पाए और अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। क्योंकि टाइम भी कम रहता है, 9 मिनट में एक आंसर आपको लिखना होता है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल उठता है प्रद्युमन की, जहां तक हम सुनते हैं कि जितना हो सके उतना कम क्वेश्चन इंसान को छोड़ने चाहिए मेंस एग्जाम में, तो आपके कितने कंप्लीट हो पाए थे GS1, GS2, GS3, GS4 में कितने कितने क्वेश्चन आप कर पाए थे? डेफिनेटली सर, क्वेश्चन छोड़ना तो एक सुसाइडल अटेम्प्ट की तरह होता है यहाँ पे मेंस एग्जाम में, और क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और एवरी मार्क मैटर्स इन सिविल सर्विसेज। तो इसलिए मैं तो ये सजेशन दूंगा सभी को कि कभी भी कोई क्वेश्चन जो है वो छोड़े नहीं पूरी तरह से। अगर आपको कुछ भी उसके रिलेटेड आता है तो वो उसको अटेम्प्ट करके लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि छोड़ना इज प्योरली अ सुसाइडल अटेम्प्ट आई कंसिडर। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमें वहां पे लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है। लेकिन मतलब उसके रिलेटेड आपको कुछ भी आता है क्वेश्चन को समझ के, तो आप उसको आंसर करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है। और जहां तक बात की जाए उन लोगों की जो लोग आंसर राइटिंग पे कम फोकस करते हैं और टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस कम जानते हैं, उसके लिए आपका क्या ख्याल है? टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है? टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि उससे हमें एक तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने का मौका मिल जाता है और वो हमें अच्छे से प्रिपेयर कर देती है एग्जाम के लिए, क्योंकि एक तरह से वो एग्जाम का ही प्रीलिमिनरी व्यू है, किस तरह से हमें एग्जाम देना है, वो प्रिपेयर कर पाते हैं हम उससे अच्छी तरह से। तो एक स्ट्रेटेजी अच्छी डेवलप हो जाती है किस तरह से हमें आंसर को लिखना है और कितना टाइम किस आंसर पे डिवोट करना है, और प्रेजेंटेशन भी डेफिनेटली अच्छी होती है, उससे इम्प्रूव होती है लिखने से। तो प्रीलिम टेस्ट सीरीज जरूर मेंस टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए जी। और लास्ट में बात करना चाहूंगा आपसे आपकी ऑप्शनल की। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड भी रहा है, लेकिन ज्योग्राफी को एक बड़ा ही डिफिकल्ट ऑप्शनल माना जाता है केएएस में भी और यूपीएससी में भी। लेकिन क्योंकि आपका रैंक इतना अच्छा आया है और मुझे लग रहा है कि आपके ऑप्शनल में काफी अच्छे मार्क्स आए होंगे आपके, तो ज्योग्राफी के रिलेटेड कुछ बताइए कि कितना रोल रहा आपकी ग्रेजुएशन का, आपकी मतलब प्रिपरेशन में कितना हेल्प किया उसने, आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड ने आपके ऑप्शनल में? जी सर, अभी तक मार्क्स तो आउट नहीं हुए हैं, हमारा मार्क्स डिटेल मार्क्स कार्ड नहीं आया है डिटेल्ड, तो उसका मैं वेट करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स उसमें काफी अच्छे रहे होंगे ऑप्शनल के, क्योंकि मैंने फुल अटेम्प्टेशन की ही थी और अपना बेस्ट दिया था ऑप्शनल में। क्योंकि सर मेरा जो ग्रेजुएशन है वो ऑनर्स में हुआ है, ज्योग्राफी ऑनर्स में, तो उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया इसमें, क्योंकि मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही हमारा जो सिलेबस था डीयू का वो सेम था सिविल सर्विसेज के सिलेबस के साथ, दोनों सिलेबस मैच करते थे। तो मैंने ये अपने माइंड में रखा हुआ था कि दोनों कॉम्प्रिहेंसिव अगर प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी मुझे हेल्प करेगा और आगे सिविल सर्विसेज में भी मुझे हेल्प करेगा। तो उसका मुझे काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि मैंने वहाँ पे अच्छे से फोकस करके पढ़ा था ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसने मुझे यहाँ पे काफी हेल्प किया। मुझे अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ा इसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो गया था ग्रेजुएशन से। तो डेफिनेटली इसने बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया मेंस में। प्रद्युमन, मैं आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको टाइम मिले इस ज्योग्राफी ऑप्शन को प्रिपेयर कैसे किया जाए इस पे जरूर वीडियो बनाइएगा। और क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जब ये ऑप्शन ले तो लेते हैं बट उसके नुआंसेस और इंटरकेसेस को नहीं समझते, तो आई रिक्वेस्ट यू कि फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि अब तो सिलेक्शन भी हो गई और थोड़ा टाइम होगा आपके पास, तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कहीं पर वीडियो जरूर अपलोड करिएगा और हम उसको प्रॉपर प्रमोट करेंगे ताकि लोग जान पाएं कि इस ऑप्शन को प्रिपेयर कैसे किया जाए,
क्या छोटी मोटी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिससे आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। जी डेफिनेटली सर, आपका पुराने वाला सजेशन भी और ये वाला भी, ये ज्योग्राफी के ऑप्शनल के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना पाऊं या कुछ भी ऐसा कर पाऊं जिससे एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। और सर इसके लिए बहुत से सोर्सेज जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, जैसे कि ई-पीजी पाठशाला है। जी जी जी। तो उसमें काफी रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं ज्योग्राफी के, जो एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी काफी रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी रेडीमेड है, हमें बस उन्हें यूज करना है जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने भी नोट्स शेयर करूं और ऐसे जो ऑलरेडी रेडीमेड रिसोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊं जी। तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड आई विल डेफिनेटली शेयर विद द स्टूडेंट्स। और सर हम आपकी ईमेल आईडी जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोग डायरेक्टली ईमेल पे आपसे कुछ सवाल जो पूछने हैं वो पूछ सकें। और अभी विश यू द बेस्ट। अभी कहते हैं ना कि अभी इश्क के इम्तिहान और हैं, और अभी आने वाले टाइम में आई एम श्योर यू विल अपेयर फॉर यूपीएससी। उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और आई एम श्योर जिस तरीके से आपने इसमें टॉप रैंक हासिल किया है, आप उसमें भी टॉप रैंक हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर विशेस। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड वी विल बी ट्रैवलिंग यू इन फ्यूचर ऑल्सो उन वीडियोस के लिए, उन सब चीजों के लिए, ताकि और भी आपकी मेंटरशिप बच्चों तक पहुंच पाए। डेफिनेटली सर, सर मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। कहीं पे भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। और सर जैसे आपने हेल्प की है स्टूडेंट्स की इंटरव्यू में, जैसे आपने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए फ्री में, कि उसको हर स्टूडेंट जो है वो एक्सेस कर पाए, तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ी थी और मैंने भी उसका यूज किया अपनी प्रिपरेशन में। जी। तो आपने जो ऐसे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे उसने मुझे डेफिनेटली बहुत हेल्प किया। और सर मैं आपसे आपके इंस्टीट्यूट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही इनिशिएटिव्स लेते रहें जिससे हर स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। हम आपके जैसे ही वेल विशर की वजह से वो फ्री कंडक्ट करवा पाए, हमारे कुछ प्रीवियस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आ पाए, और मुझे श्योर है कि आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम आगे भी ऐसा बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। और हमें बहुत खुशी है कि हम बहुत ही छोटा सा रोल ही सही जो भी प्ले कर पाए आपकी प्रिपरेशन में। 99.99% मेहनत तो आपकी ही थी, हमारा तो बहुत छोटा सा रोल है। और मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि आगे जब हम आपको भी बुलाया करेंगे यही सेम फ्री इनिशिएटिव्स के लिए, तो आप भी जरूर आएंगे। और इसी के चलते हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ हैं उनका जितना भी हेल्प कर पाए उतना कर सकें। सर हर स्टेप से आदमी आगे बढ़ता है, और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी हमारी हेल्प करे तो वो बहुत मैटर करती है। और आपकी हेल्प डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी थी इस स्टेज पे। और जो आपके मीडियम के थ्रू हमें जो सजेशंस मिले थे और उसी को इनकॉर्पोरेट करके हमने जो फाइनल इंटरव्यू दिया तो उसने बहुत हेल्प किया फाइनल इंटरव्यू में। तो डेफिनेटली सर हम अगर आपके कहीं भी काम आ सकें और इंस्टीट्यूट के, और अगर आगे स्टूडेंट्स के भी काम आ सकें, तो उसके लिए We are honored by such great and comments from you. We are humbled and honored. And thank you so much प्रद्युमन। हम आपको परेशान करते रहेंगे फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। Thank you sir, I will definitely be there for you. Thank you so much प्रद्युमन। Thanks for coming. Thank you sir, thank you very much. Okay, bye. Thank you.